अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब ठीक हो गए। हमारी चैप्टर 1 कंप्लीट तो हो चुका है, बस कंप्रेहेंसिव एग्जांपल्स रह गई थी वो कंप्लीट करते हैं। और अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर आफिया गज़ा और सूडान की मुश्किलात में आसानी के लिए एक बार दुआ कर दो। क्या पता हम में से किसी एक की दुआ भी और इसी वक्त कबूल हो जाए। अच्छा, ये जो है बेसिकली एग्ज़ाम्पल कौन सी है? ये एग्ज़ाम्पल 13 है। अपनी बुक्स खोलोगे ना तो एग्ज़ाम्पल 13 है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट थी पिछली वाली वीडियो में जो मैंने समझाई थी। एग्ज़ाम्पल उसी की तरह की है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट एंट्रीज़ आई हुई हैं, ट्रांजैक्शंस आई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 कैश एंड 9 लाख इन दी बैंक। यानी कि इसने बिज़नेस स्टार्ट किया किस तरह? 75,000 कैश से, और बैंक में कितने पैसे डाले इसने? 9 लाख। यानी एक तो कैश की बात होगी, एक बैंक की बात होगी, फिर इसने बिज़नेस स्टार्ट किया तो एक कैपिटल की बात हो गई, ठीक है, क्योंकि कैपिटल उसका इंक्रीज़ हुआ है। तो अब देखो, फर्स्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पे आ रही है कैश की, दूसरी बैंक की, थर्ड कैपिटल की। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि वैसे तो क्रेडिट और डेबिट इन दो की इंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा अकाउंट्स होंगे तो उसकी भी एंट्री हो सकती है। अब कैश एसेट था, एसेट इंक्रीज़ हुआ डेबिट, बैंक एसेट था, एसेट इंक्रीज़ हुआ डेबिट, और कैपिटल इक्विटी को अफेक्ट करता है, कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो वो क्या बनता है? क्रेडिट बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड एंट्री क्या है कि रिसीव्ड अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम KLM बैंक बाय चेक। अब देखो, उसने लोन रिसीव किया चेक के थ्रू, ठीक है, कैश नहीं लिया उसने, बैंक से कैश नहीं लिया, लोन चेक के थ्रू लिया, ठीक है, और चेक हमेशा बैंक में आ रहा होता है। तो अब देखो, सेकंड में हमारे पास बैंक है 2 लाख का, यानी कि एसेट हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, चेक के थ्रू हमें मिले पैसे तो एसेट इंक्रीज़ हुआ डेबिट, और बैंक लोन हमारी लायबिलिटी थी, हमने लोन लिया तो वहाँ पे भी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई, क्रेडिट, ठीक है। थर्ड सेम है पिछली वीडियो में जो मैंने समझाया था। फोर्थ हम करते हैं। फोर्थ है बॉट डिस्प्ले इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्लियर काउंट LTD 42,000। अब देखो, एक तो यहाँ पे इक्विपमेंट की बात हो गई, ठीक हो गया। इक्विपमेंट यहाँ पे क्या है कि एसेट है हमारा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसेट होता है ना, इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म होती हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हो, तो मशीनरी वगैरह हो गई। तो इक्विपमेंट एसेट था, ठीक है, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो हमारे पास आ गया डेबिट। और फिर देखो, हमने इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिट पे ली थी, तो यानी कि अभी हमने पैसे देने, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, क्रेडिट। अच्छा, फिर फिफ्थ है टुक ₹20,000 आउट ऑफ द बैंक एंड पुट इट इन द कैश टिल, ठीक है, यानी कि बस हमने बैंक से पैसे निकाले और कैश में अपने पास रख लिए। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, हमारे हाथ में जो पैसे आए 20,000 हमारे हाथ में आ गए, यानी हमारा एसेट इंक्रीज़ हो गया, लेकिन हमारे बैंक से भी पैसे निकल गए, 20,000 एसेट डिक्रीज़ हुआ, क्रेडिट, ठीक है। 6 सेम एग्जांपल है ऊपर वाले की तरह, 7 भी सेम है, 8 भी सेम है, 9 भी सेम है, 10th भी सेम है, 11th भी सेम है, और 12th भी सेम है। खैर 12th जो है वो लास्ट में एक ही एग्जांपल थी, तो 12th एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओनर टू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ ₹7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। देखो, मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था कि अगर ओनर जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ निकाल रहा है, वो बेशक चाहे कोई एसेट है, कोई फर्नीचर है, कोई चेयर है, कोई लैपटॉप है, कोई कैश है, कुछ भी है, ठीक है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, तो हम उसको काउंट करते हैं ड्राइंग में, ठीक है। अब देखो, ओनर ने जो है वो 7,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाल लिए, और जो है बैंक जो है वो उसका बिज़नेस से रिलेट कर रहा था, ठीक है। तो उसने जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले तो ड्राइंग्स उधर इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये डिक्रीज़ पे मत जाना, ये इक्विटी का इफेक्ट बता रहे हैं कि इक्विटी डिक्रीज़ हुई इसलिए क्योंकि ओनर का जितना हिस्सा था उसमें से उसने अपने पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिज़नेस में जो ओनर का हिस्सा था उसे इक्विटी कहते हैं, ठीक है, और इक्विटी वहाँ पे डिक्रीज़ हो गई, लेकिन ड्राइंग्स जो है वो इंक्रीज़ हुई और वो डेबिट हो गई, ठीक है। और बैंक जो है वो एसेट था, जो बैंक में से उसने पैसे निकाले ना, तो बैंक डिक्रीज़ हो गया, वहाँ पर क्रेडिट आ गया। आई होप कि समझ आ गई होगी। अच्छा देखो, अब ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल दी हुई जो हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, डिटेल में पढ़े थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो अब हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसमें चलेगा पता कि ये कौन सा
मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अब मैं यही बोलूँगी कि मुझे एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं 2 पेजेस एक साथ नहीं लेके आ सकती हूँ, तो इस वजह से अपनी बुक्स खोल लो, बुक्स में ये एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नंबर 14 है, ठीक है। आंसर्स अभी मैं जो हूँ सिर्फ क्वेश्चन पढ़ी और उसके आंसर्स खुद ही बोल दूँगी, तो कोशिश करो कि तुम लोग भी इसको पहले ख़ुद से करने की कोशिश करो, फिर मेरी वीडियो देख लेना अगर समझ ना आए तो। और जो इसका आंसर वाला पेज है वो अपनी बुक में खोल लो। अच्छा, अब देखो एग्जांपल है यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताने इन कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है, नथिंग मटेरियल इज़ लेफ्ट आउट दैट वुड बी वाइटल टू इन्वेस्टर्स और अदर यूजर्स इन असेसिंग द अंडरलाइंग इवेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। यानी देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम यूज़र्स को देते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स को देते हैं और बाकी जो यूज़र्स होते हैं उनको देते हैं। तो हम कोई ऐसी कंडीशन या फिर कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं छोड़ना चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ये चीज़ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए या उसमें मटीरियलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ इन्वेस्टर्स के लिए या बाकी यूज़र्स के लिए ज़रूरी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको हमने हरगिज़ नहीं छोड़ना उस पॉइंट को, ठीक है। और उसके अलावा जो फालतू चीज़ें हैं वो हरगिज़ उस पर ऐड नहीं करनी है। सेकेंड हमारे पास है, वेदर द आइटम इन क्वेश्चन अफेक्ट्स डिसीजन ऑफ द यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमने किस में पढ़ा था कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़र का डिसीजन उसको देख के चेंज हो रहा है तो वो क्या था, वो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट था। अब इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में मैंने पहले पढ़ा दिया, राइट। अच्छा, थर्ड है, कंपनी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। सिंपल है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये कि ओनर की चीज़ें अलग होंगी, बिजनेस में जो चीज़ें हैं वो अलग होंगी। Number 4 is financial information must not only represent relevant phenomena but it must also be complete, neutral and free from error। यानी उसमें कोई गलती ना हो, कोई झूठ ना हो, बिल्कुल सच हो। ये चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, ट्रू एंड फेयर व्यू में पढ़ी थी, ठीक है। अभी मे भी तुम लोगों को इतना याद नहीं आ रहे हो, लेकिन जब एग्ज़ाम दे रहे होगे तो उस टाइम पे ये पूरे MCQs में ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, जब डेफिनेशन दी हुई होती है तो उसमें ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो वो कर लोगे आराम से तुम लोग। अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ आए हुए होंगे तो। नंबर 5 है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड शुड बी कंपेयर्ड विद द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द सेम ट्यून पीरियड। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उस पीरियड के अंदर उसको मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी रेवेन्यू अर्न किया, ठीक है, उसके साथ उसका जो एक्सपेंस हुआ है ना वो भी आप उसी पीरियड में रिकॉर्ड करोगे जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। अब ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था, मैचिंग कॉन्सेप्ट था, याद है कौन सा कॉन्सेप्ट था, मैचिंग कॉन्सेप्ट था। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस भी पीरियड में आपका एक्सपेंस हुआ या इनकम आपने अर्न की तो वो आप उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर लोगे। और मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो भी आपका रेवेन्यू है उसके साथ साथ आप जो उसका एक्सपेंस है, जो उसकी कॉस्ट है, वो भी साथ में ही आप जो है रिकॉर्ड कर लोगे। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जब आपने रेवेन्यू अर्न किया तो उसी पीरियड के अंदर आप उसका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करोगे। और ये किस में पढ़ा था हमने, मैचिंग कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फिर है 6th, caution should be exercised while preparing financial statements in order to avoid overstatement of net asset and net income। अब देखो ये बेसिकली क्या है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट किस तरह है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हो तो उसमें आपने ख्याल रखना होता है, कोई आपने जो है टोटली आपकी जो इनकम है वो नेट होनी चाहिए, एसेट्स नेट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है या आपका लॉस कम दिख रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी ख्याल से बनानी चाहिए। उसके बाद है नंबर 7, द अजम्पशन दैट अ बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। अच्छा, ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, कि अगर आपका जो बिज़नेस है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो उस टाइम पे आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगाते हो, ठीक है। यानी आप सिर्फ डेप्रिसिएशन के अमाउंट को मतलब कैलकुलेट करते हो, और जो अगर आपका बिज़नेस बंद हो रहा है तो उस टाइम पे आप लिक्विडेट कर देते हो बिज़नेस को, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, तो तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फिर 7th है, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी अप्लाइड टू अकाउंटिंग इवेंट्स फ्रॉम पीरियड टू पीरियड।
यानी कि आपके उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने जो मेथड पिछले साल की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ किया है, आप वही मेथड इस फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यूज़ करोगे। ये हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट था, कंसिस्टेंसी था, ठीक है। एंड आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गया हो। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 15, वो भी सेम ऐसी है, ख़ुद कर लेना। एग्जांपल 16 भी ऐसी है, ख़ुद कर लेना। 17 भी ऐसी है, ख़ुद कर लेना। और अगर तुम लोगों को लगता है कोई एग्जांपल समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना के भेज दूँगी, ठीक है। अपलोड कर दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। और अगर स्टिल समझ कुछ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और समझ आ भी गया हो तो भी मुझे बता देना। मुझे इस तरह मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की। और उसके अलावा ये कि लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा बहुत भी हेल्प मिली हो या समझ आए तो मेरे पेरेंट्स को और मुझे एक बहुत प्यारी सी दुआ दे देना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम लोगों का मुहाफ़िज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।